हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेज बाय नीरज शर्मा में आपका स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर चल रहा है वो थर्ड चैप्टर चल रहा है और लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे समभुज पृष्ठ तक, ठीक है। और आज हम नेक्स्ट वीडियो में जो आज की जो अपनी प्रेजेंट वीडियो है ना, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें अपना जो टॉपिक रहेगा वो विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध ज्ञात है ना। तो क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये कहेगा कि विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, है ना। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पुटअप कर सकता है यहाँ पर कि ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर बी सूत्र की स्थापना कीजिए, व्युत्पत्ति कीजिए, है ना। या फिर पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए, है ना। या फिर इस पे आधारित कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को देगा वो मैं कराऊंगा, है ना, कि किस प्रकार क्वेश्चन देता है उस पर हम आधारित बात करेंगे। तो यहां से 3 प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसका आंसर एक ही रहेगा और वो क्या रहेगा, जो मैं यहाँ पर डेरिवेशन करा रहा हूं वही सेम रहेगा। क्लियर है ना। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि यह जो वीडियो है, जो चैनल है, वो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच पाए और इसका लाभ उन विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ने के लिए सक्षम नहीं है ना। तो फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना। तो इस चीज का भरपूर फायदा उठाएं, ठीक। हाँ जी, तो टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बात करने से पहले हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर समभुज पृष्ठ की। किसकी बात की थी? समभुज पृष्ठ की बात की थी, ठीक है। हाँ जी, समभुज पृष्ठ। तो समभुज पृष्ठ के लिए हमने बात की थी क्या कि हम मान लिया कि ये कोई बिंदुवत आवेश है प्लस क्यू, ठीक है, कोई बिंदुवत आवेश है प्लस क्यू और इस बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा है वो हम बात कर चुके थे, कैसी होती है, त्रिज्यतः बहिर्मुखी होती है ना। और इसके लिए जो समभुज पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा? गोलीय बनेगा। कैसा बनेगा? गोलीय। तो मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू आवेश के लिए समभुज पृष्ठ ये रहा, ठीक है, ये समभुज पृष्ठ होगा, ऐसे ही ये वाला समभुज पृष्ठ होगा, ठीक है, कि जो बिंदु इससे समान दूरी पर स्थित होंगे उन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा वो इसके लिए क्या करेगा? इसका काम करेगा, समभुज पृष्ठ का काम करेगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है साहब। हाँ जी, तो देखना ध्यान से कि मान लेते हैं कि साहब ये एक समभुज पृष्ठ है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे कई सारे समभुज पृष्ठ यहाँ पर बनेंगे और कहां तक बनेंगे? जहां तक क्षेत्र इसका रहेगा, ठीक है, जहां तक इसका क्षेत्र प्रभावी होगा वहां तक समभुज पृष्ठ होंगे। क्लियर? हाँ जी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो इस समभुज पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है ना। तो लंबवत कैसे जाएगी कि साहब एक तो ये जा सकती है इस प्रकार, ठीक है, ऐसे यहां जा सकता है ना। तो त्रिज्यतः बहिर्मुखी, तो त्रिज्या जो होगी वो इसके लिए क्या होगी? इस वाले पृष्ठ पर स्पर्श रेखा डाल के देखें तो वो क्या कहलाती है? वो उस पर लंब डालती है ना। तो देखना ध्यान से। तो ये हो गया साहब ई वेक्टर की दिशा। किसकी दिशा है? ई वेक्टर की दिशा। क्लियर? अब यहां पर हम किसी परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में चलाएं, है ना। अब कैसे चलाना है वो देखना ध्यान से कि अगर मैं उस परीक्षण आवेश को इस समभुज पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक ही समभुज पृष्ठ पर अगर मैं चलाऊं, एक ही समभुज पृष्ठ पर चलाऊं तो बताओ किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? जो समभुज पृष्ठ पर किया गया जो कार्य होता है, किसी परीक्षण आवेश को गति कराने में जो किया गया कार्य है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि विभवांतर क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर? समभुज पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? सेम होता है, ठीक। हाँ जी, तो देखना
तो इस पर तो हम चला ही नहीं सकते साहब, है ना, खिसका ही नहीं सकते, तो क्या करें फिर हम, है ना। तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर आवेश को गति कराता हूं, दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ना, कि क्वेश्चन ये कह सकता है कि अगर विद्युत क्षेत्र के लंबवत आवेश को गति कराएं, खिसकाएं, है ना, विद्युत जो बिंदु आवेश है उससे समान दूरी पर, तो भी संभव पृष्ठ बनेगा। क्लियर है? क्यों लंबवत की स्थिति कह दी, तो लंबवत की स्थिति का मतलब संभव पृष्ठ बनेगा, और संभव पृष्ठ बन रहा है तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? हाँ जी। तो हम क्या कर रहे हैं कि साहब इसी दिशा में, जैसे मान चलो अगर इसी दिशा में अगर हम किसी अपरीक्षण आवेश को गति कराएं, तो बताओ क्षेत्र के द्वारा क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। क्लियर? और वो कार्य जो होगा वो कैसा कार्य होगा, अधिकतम कार्य होगा। कैसा होगा, अधिकतम होगा, है ना। तो अब यहां पर मैं क्षेत्र की दिशा में ना लेके क्षेत्र के साथ किसी कोण से गति कराएं, है ना, क्या उल्टा सोचेंगे हम तो, है ना, बिगाड़ना है हमें, तो सुधारना नहीं है। सुधर तो वो लास्ट में जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। हमें तो बिगाड़ के चलना है, कि जैसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि सब क्षेत्र की दिशा में ले जाएं, क्या नहीं, हम क्षेत्र की दिशा में नहीं ले जाएंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई ना। क्यों? क्योंकि क्षेत्र रेखा जो बन रही है वो किसके कारण बन रही है, कि परीक्षण आवेश इस दिशा में जा रहा है, इसी के कारण तो बिंदु पथ बन रहा है ना, कि किसी परीक्षण आवेश जो गति करेगा किसके प्रभाव में, इसके प्रभाव में, वो जो उसका पथ होगा वही पथ क्या कहलाता है, क्षेत्र रेखा कहलाती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है, जो क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। क्लियर? लेकिन हमें यहां पर क्या करना है, किसी परीक्षण आवेश को मान लिया, कि मान लेते हैं कि कोई परीक्षण आवेश है और उस परीक्षण आवेश को इस क्षेत्र की दिशा के साथ, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है, एक संभव पृष्ठ से दूसरे संभव पृष्ठ की ओर ले जा रहे हैं। ये बात समझ में आई या नहीं है? क्लियर है ना, कि परीक्षण आवेश है Q0 और इस परीक्षण आवेश Q0 को क्षेत्र के द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है, ठीक है, इस दिशा में, क्षेत्र के कारण इस दिशा में जा रहा है मान के चलें, और वो थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है। कैसे जा रहा है, विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है। क्लियर? और कहां से कहां जा रहा है, एक संभव पृष्ठ से किसी दूसरे संभव पृष्ठ पर मूव किया जा रहा है, ठीक है। और मान लिया कि इन दोनों संभव पृष्ठों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, dr है। कितनी है, dr, अल्प विस्थापन है, थोड़ा सा विस्थापन है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। dr का मतलब थोड़ा सा, ठीक है, अल्प विस्थापन है ना, a से b तक विस्थापित कर रहे हैं, और ये क्या हो गई यहां से यहां तक की, इसकी मतलब, इसका मतलब इधर क्या हो गई, अपने पास आर कैप इसकी दिशा हो गई, क्या हो गई, आर कैप इसकी दिशा हो गई, ठीक है। हाँ जी, तो आर कैप इसकी दिशा, तो देखना, मान लेते हैं कि सब माना किसी परीक्षण आवेश Q0 को एक संभव पृष्ठ से दूसरे संभव पृष्ठ एक संभव पृष्ठ से दूसरे संभव पृष्ठ तक dr दूरी विस्थापित किया जाता है, तब परीक्षण आवेश Q0 इस Q0 पर, किसके द्वारा, क्षेत्र के कारण, ठीक है, Q0 पर क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य। अब बताओ यहां कार्य 0 होगा क्या, कार्य क्या होता है बताओ, कार्य क्या होता है, W बराबर होता है Q0 इंटू dV, यही तो होता है किया गया कार्य, Q0 इंटू B, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर की हमने बात की थी, याद हो क्या, कि BA माइनस BB बराबर क्या होता है, W अपॉन Q0 होता है, ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक बराबर W अपॉन Q0, ऐसे तो लिखा जाता है ना। तो यहां से किया गया कार्य जो आएगा वो क्या आएगा, Q0 इंटू विभवांतर आएगा, ठीक।
तो अगर मैं इसी संभव पृष्ठ पर गति कराता तो उस कंडीशन में दोनों BA बराबर BB हो जाता और किया गया कार्य क्या आता, 0 आता। लेकिन यहां पर हम देखें तो देखना, इस वाले पॉइंट के लिए अगर मैं चर्चा करूं तो इस वाले पॉइंट के लिए दूरी अलग है और इस वाले पॉइंट के लिए दूरी अलग है ना। तो इसका मतलब यहां पर दोनों के लिए विभवांतर का विभव का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। A पॉइंट पर विभव अलग होगा, B पॉइंट पर विभव अलग होगा। क्लियर। तो इसका मतलब कि मान लेते हैं कि इन दोनों पॉइंटों के बीच जो विभवांतर है वो क्या है, DV है ना। और इसी विभवांतर के कारण कार्य किया जाएगा। ठीक है। तो यहां पर क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा, बोलो Q0 पर किया जा रहा है ना, और किसके द्वारा, विभवांतर के कारण। तो इसका मतलब DV मान लिया गया। बात समझ आई क्या, है ना। और यहां पर जब DV में बात करूंगा तो देखना DV बराबर आएगा अंतिम कौन, B पर माइनस BA। बात क्लियर हुई। अब एक चीज बताओ मेरे को कि बताओ B का मान ज्यादा है या BA का मान ज्यादा है, किस पर विभव ज्यादा होगा, किस पर विभव ज्यादा होगा। B बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है किसी बिंदुवत आवेश के कारण के KQ अपॉन स्मॉल r। और यहां पर जो Q आता है वो कौन सा आता है, ये वाला आता है। बात क्लियर हो गई ना। इसका मतलब कि जो इससे ज्यादा दूरी पर होगा उसका विभव कम होगा और जो कम दूरी पर होगा उसका विभव ज्यादा होगा। तो बताओ कौन सा, ये पॉइंट इसके पास है तो विभव क्या होगा, ज्यादा, और B पॉइंट क्या है, इससे दूर, तो इसका मतलब प्रभाव कम होगा, इसका मतलब विभव का मान कम होगा। क्लियर। तो बताओ जब कम वैल्यू में से ज्यादा वैल्यू को घटाते हैं तो बताओ वैल्यू कैसी आती है, यहाँ पर नेगेटिव आती है। बात क्लियर हो गई ना। इसका मतलब किया गया जो कार्य आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। बोलो ये बात समझ में आई है नहीं, समीकरण नंबर 1। क्लियर है ना। तो यहां पर जो किया गया कार्य वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्यों, क्षेत्र द्वारा यहां पर कार्य किया जा रहा है। ठीक, हाँ जी। तो देखना ध्यान से, तो किया गया कार्य जो आया अपने पास माइनस Q0 इंटू DV आया। क्लियर। परंतु किया गया कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, है ना। क्यों, हम यहाँ पर dr दूरी विस्थापित कर रहे हैं ना। तो dr दूरी विस्थापित करने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, W बराबर F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, है ना। और F वेक्टर जो लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, क्षेत्र के कारण लग रहा है। F वेक्टर किसके कारण लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है ना। तो F वेक्टर का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, चूंकि F वेक्टर बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, Q0 इंटू E वेक्टर। बोलो ये बात समझ में आई क्या, क्यों, Q0 पर बल लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, क्षेत्र की तीव्रता के कारण लग रहा है ना। तो क्षेत्र की तीव्रता के कारण जो बल होगा वो कितना होगा, Q0 इंटू E वेक्टर होगा। ठीक। तो यहां से मैं मान रख रहा हूं, कितना आ जाएगा यहां से बताओ, W बराबर आ जाएगा Q0 E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्लियर। और जब यहां से डॉट गुणन हटाएंगे तो क्या आएगा बताओ भाई, यहां से वेक्टर हटा रहा हूं और डॉट प्रोडक्ट हटा रहा हूं तो अपने पास क्या आ गया, E dr cos थीटा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, समीकरण नंबर 2। क्लियर है ना। क्यों, और यहाँ जो थीटा है यहाँ लिखूंगा मैं यहाँ कि जहां थीटा बराबर जो होगा, थीटा बराबर क्या होगा, E व dr के मध्य कोण, E वेक्टर व dr वेक्टर के मध्य कोण। बात क्लियर हो गई है ना। तो E वेक्टर और dr वेक्टर के मध्य क्या है, ये थीटा कोण है, ये जो कि अज्ञात है, हमें नहीं पता इसकी स्थिति क्या है। देख लो यहां से, है ना। तो थीटा का मान ज्ञात नहीं है। बात समझ में आ गई है ना। तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, मिटा देता हूं ऊपर से। तो अपने पास समीकरण 1 और 2 से किए गए कार्य हमारे पास आ गए, कितना, W बराबर आया माइनस Q0 इंटू DV, और यहां से W बराबर आया Q0 इंटू E dr cos थीटा। तो इसका मतलब ये भी W के बराबर और ये भी W के बराबर। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से
तो समीकरण 1 और 2 की तुलना से क्या होगा, क्या आ जाएगा यहां से बताओ, Q0 E cos थीटा को E के साथ लिख रहा हूं मैं, cos थीटा dr बराबर माइनस Q0 इंटू dV। बोलो ये बात क्लियर हो गई है ना। तो ये वाली चीज मैं यहां से मिटा देता हूं, क्या देखना ध्यान से। तो ये आ गया अपने पास Q0 E cos थीटा dr बराबर माइनस Q0 इंटू dV। तो Q0 से देखो Q0 गया, तो क्या बच गया यहां से, या E cos थीटा बराबर dr का इधर भाग लगा देता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस dV अपॉन dr। समीकरण नंबर 3 क्लियर। और E cos थीटा क्या है, यहां पर देखना ध्यान से। E cos थीटा क्या है, इस r वेक्टर, देखो कौन से r वेक्टर की दिशा में E का घटक, जब मैं E को घटकों में तोड़ूंगा तो देखना ध्यान से, r की दिशा में जो 90 डिग्री कोण हो गया, तो E का इस दिशा में घटक क्या आएगा, E cos थीटा, और E का इस दिशा में घटक क्या आएगा, E sin थीटा। अब देखो यहां पर स्थिति में जो परिवर्तन कर रहा है, Q0 की स्थिति में जो परिवर्तन किया जा रहा है, वो किस घटक के प्रभाव में हो रहा है, वो E cos थीटा के प्रभाव में हो रहा है ना। E sin थीटा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो अब यहां पर जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, E cos थीटा काम कर रहा है। बात क्लियर हो गई ना, है ना। तो कौन सा घटक काम करेगा, E cos थीटा करेगा। समझ में आया है ना। तो E cos थीटा में मान लेता हूं कि माना E cos थीटा बराबर ER। क्लियर। इसका मतलब R की दिशा में, R वेक्टर की दिशा में E का, E वेक्टर का घटक। ठीक है। तो E cos थीटा बराबर ER क्या है, R वेक्टर की दिशा में E वेक्टर का घटक। ठीक। तो समीकरण 3 से देख लेते हैं हम। अतः समीकरण 3 से क्या हो जाएगा बताओ, ER बराबर आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस डेल बी बटे डेल आर। समीकरण नंबर 4। तो यहां से दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है, घंटी बजी तुरंत कि साहब ये डेल क्या है। यहाँ पर बात क्लियर हुई ना कि साहब यहाँ तो हम स्मॉल डी लिख के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ डेल का मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ स्मॉल डी का मतलब होता है कि ये तो होता है ताक्षणिक अवकलन, है ना, कि बी का आर के सापेक्ष क्षणिक अवकलन। ठीक है। किसी जब t बराबर 0 सेकंड होता है ना, वो ठीक है, ताक्षणिक की बात कर रहे हैं। आर का मान बहुत कम है, आर का मान लिमिट जो है आर की वो क्या है, बहुत कम है, 0 की ओर अग्रसर है। उस कंडीशन में ये काम में लिया जाता है। लेकिन यहाँ डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब होता है आंशिक अवकलन। क्लियर। तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां डेल से तात्पर्य, इसको डेल बोलते हैं भाई, डेल से तात्पर्य आंशिक अवकलन से है, आंशिक अवकलन से है। यहां डेल से तात्पर्य आंशिक अवकलन है। ठीक है, आंशिक अवकलन से है। और आंशिक अवकलन का मतलब, इसका मतलब है कि विभवांतर में जो परिवर्तन हो रहा है, विभव में जो परिवर्तन है, विभव में जो परिवर्तन है वो उस दिशा में है, जिस दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र का घटक है। ठीक है। जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक है। ठीक है। तो यहां डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब ये है कि यहां जो परिवर्तन होगा, आंशिक का मतलब ये है कि उस दिशा में परिवर्तन है जिस दिशा में ई का घटक है ना। तो जैसे कौन सी दिशा में घटक है, जैसे मान चलो एक्स दिशा में घटक हुआ, तो इसका मतलब विभव में जो परिवर्तन है वो एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है। ऐसे ही वाई दिशा के अनुदिश हो रहा है तो वाई दिशा में घटक लेंगे। ठीक है। और उसी दिशा में क्या देखेंगे, हम परिवर्तन देखेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब आंशिक अवकलन का मतलब ये है कि अगर एक्स दिशा के अनुदिश परिवर्तन हो रहा है तो एक्स के अनुसार परिवर्तन होगा।
बाई अक्ष के अंदर हो रहा है तो बाई के अनुसार परिवर्तन होगा, जेड अक्ष के अंदर हो रहा है तो जेड के अनुसार परिवर्तन होगा। कहने का मतलब कि अगर एक दिशा में परिवर्तन है तो बाई के सापेक्ष परिवर्तन 0 मानेंगे। ठीक, अगर बाई के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो जेड के सापेक्ष 0 और एक्स के सापेक्ष 0। क्लियर है ना? तो इस चीज का यहाँ पर हमें क्या देना है, विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां तक पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये मिटा देता हूं ऊपर से, देखना। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, अर्थात अब जैसे मान चलो x दिशा में घटक ले रहे हैं तो x दिशा में घटक क्या मानेंगे बताओ, Ex मानेंगे। क्या मानेंगे? Ex। क्लियर? क्यों? r के स्थान पर क्या लेंगे हम, x लेंगे। ठीक है, बराबर आएगा माइनस डेल लिखेंगे यहां पर, ध्यान रखना। ठीक है, डेल b अपॉन डेल r के स्थान पर क्या लिखा हमने, x। ठीक, ये वाला मान। क्लियर? ऐसे ही इसी प्रकार ई बाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा बाई। ठीक, एवं ई जेड अक्ष के अंदर से अगर देखें तो ई जेड बराबर कितना आ जाएगा, माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड। क्लियर हुआ यहां तक, है ना? तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये मिटा देता हूं मैं यहां से, देखना। हाँ जी, तो देखना ध्यान से, ये समीकरण दे दिया मैंने, यहाँ लास्ट समीकरण था 4, ये दे दिया 5, 6 और 7। ठीक है, अतः ठीक है, अब देखना ध्यान से, ई आर जो था वो इन तीनों का क्या था, तीनों का सम्मिलित रूप था, है ना? जैसे हम आर वेक्टर का मान क्या लिखते हैं, जैसे आर वेक्टर का मान लिखते हैं तो आर वेक्टर बराबर आता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ ई आर, ठीक है, तो ई आर बराबर, ई आर वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा, ई आर वेक्टर बराबर एक्स अक्ष के अंदर से घटक, ठीक है, प्लस वाई अक्ष के अंदर से घटक प्लस जेड अक्ष के अंदर से घटक। क्लियर हुआ है ना? तो इन तीनों दिशाओं में घटकों का योग आएगा कौन, आर वेक्टर। क्लियर है? त्रिविमीय सदिश हम लेके चल रहे हैं, बात समझ में आ गई? तो इस वेक्टर को यदि हम हटाएं तो क्या निकल के आएगा कि ई आर वेक्टर बराबर, यहां से क्या निकल के आएगा, ई एक्स आई कैप, क्यों, एक्स अक्ष के अंदर जो दिशा है वो आई कैप से देखी जाती है, प्लस ई बाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, और ई बाई एक्स, ई बाई ई जेड के मान अगर मैं इन तीनों समीकरण से रखता हूं तो देखो क्या निकल के आएगा, तो समीकरण 5, 6 व 7 से, ठीक है, तो समीकरण 5, 6 व 7 से क्या होगा, यहां से निकल के, या ई आर वेक्टर बराबर आ जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस की जगह क्या आएगा, फिर माइनस आएगा, क्यों, माइनस चिन्ह लगा हुआ है, डेल बी अपॉन डेल्टा बाई जे कैप माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा जेड के कैप। ठीक है, तो यहां से इन तीनों में से देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, देखो यहां से b कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, और माइनस चिन्ह कॉमन अगर मैं निकाल लूं तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल्टा एक्स, माइनस इधर कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है, और क्या बचा अंदर, आई कैप। क्लियर है ना, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, है ना, जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, और बाहर क्या आ गया, बी आ गया, क्या आ गया, बी निकल के आ गया। ठीक है, यहां से डायग्राम मिटा देता हूं मैं, देखना भाई, तो यहां से ये जो मान निकल के आया है, देखना ये वाली जो राशि निकल के आ रही है, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, ये दिशा है इसकी। तो जब आई कैप, जे कैप और के कैप आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। और इसका जो मान होता है इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, वो करते हैं उल्टा त्रिभुज होता है इस प्रकार। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा। और ये हो गई कैसी राशि, सदिश राशि।
कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लाप्लास संकारक। क्या बोलते हैं इसको? लाप्लास संकारक। ठीक है, और कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। ठीक, इसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेडियंट। GRAD है ना, और वेक्टर। इस प्रकार इसको हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसे हम कहते हैं डेल संकारक। ठीक है, डेल संकारक, ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, डेल्टा भी बोलते हैं। और ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि। ध्यान रखना है ना। तो देखना यहां से, इसको मैं समीकरण दे देता हूं 8। अतः समीकरण 8 से देखना क्या होगा समीकरण 8 से। देखो, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम कि आर वेक्टर बराबर क्या आएगा यहां से? माइनस डेल वेक्टर। इसके स्थान पर लिख रहा हूं, और ये आ जाएगा बी। अब देखो, बी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, तो इस डेल संकारक की वजह से ही ये कैसी राशि आ रही है? यहाँ पर सदिश राशि आ रही है। ठीक है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखना ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है कि आर की जगह हम ई वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ई वेक्टर भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहां से ई वेक्टर बराबर आ जाएगा माइनस ग्रेडियंट वेक्टर बी। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, या ई वेक्टर बराबर, ये देखो ये वाला कहां गया? वो जो चौथा समीकरण, तीसरा समीकरण था, चौथा समीकरण क्या था? माइनस डीबी वेक्टर माइनस डीबी बटे डी आर। क्लियर है ना? तो ई बराबर माइनस डीबी बटे डी आर। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ई के मान, जो बी के मान में जो परिवर्तन है, वो उसी अक्ष के अनुसार होगा जिस अक्ष के सापेक्ष ई का मान निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ये बात। ठीक है, तो यहां से हमने प्रूव कर लिया क्या कि ई वेक्टर बराबर क्या होता है अपना? माइनस डेल बी इंटू वी, है ना, डेल वेक्टर बी, और ई वेक्टर बराबर होता है माइनस ग्रेडियंट वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हमने यहां पर प्रूव कर लिया, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये दो समीकरण हमें याद रखने हैं। ठीक है, क्या करने हैं? ये दो समीकरण हमें याद रखने हैं। इन दोनों समीकरण के आधार पर हमसे क्वेश्चन कैसे भी पुटअप कर सकता है। क्लियर? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ जी, मिटा देता हूं इसको। तो इस पर आधारित एग्जाम्पल भी वो आप लोगों से पूछ सकता है ना? अब कैसे पूछ सकता है? वो आपसे कह सकता है किसका मान? बी वेक्टर का मान आपको देगा, है ना, और तीनों अक्षों के अंदिश दे देगा। जैसे मान के चलो कि बी वेक्टर का मान दे दिया एक्स बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, और कह देगा आपसे कि ई वेक्टर का मान ज्ञात करो। बात क्लियर हो गई? तो ई वेक्टर का जो मान होता है अपना, वो क्या होता है? ई वेक्टर बराबर होता है ई एक्स आई कैप प्लस ई बाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। यही तो होता है ना? और यहीं से निकल के आया मान। या फिर हम डायरेक्ट इसमें मान रख देंगे यहाँ से, है ना, डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ से? देखना बी एक्स आई कैप। अब देखो, मैं एक चीज बता रहा हूं कि यहाँ डेल का मतलब क्या होता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ई वेक्टर बराबर होता है अपना, ई वेक्टर बराबर ये होता है। अब यहाँ से ई एक्स का मान क्या होता है? वो होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक, और बी की जो वैल्यू है वो ये रही अपने पास। तो बी की जो वैल्यू है, वेक्टर नहीं लगाएंगे यहाँ पर इसका, है ना, क्यों? अदिश राशि होती है। बी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, तो यहां से अगर इसका मान देखें तो क्या निकल के आएगा? वो देखना ध्यान से कि बी के जो मान है वो एक्स दिशा में ये है, वाई दिशा में ये है, जेड दिशा में ये है। ये सारे मान हम यहाँ पर पुट करेंगे, और मान जैसे यहाँ पर पुट करेंगे तो बताओ बी एक्स, एक्स मतलब एक्स दिशा में इसका मान है, आई कैप जे कैप और के कैप भी यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं आएगा, है ना? क्यों? मैंने एक्स बाई जेड यहाँ पर लिख दिया है। क्यों? बी जो है वो अदिश राशि होती है, और अदिश राशि के साथ कोई भी एकांक सदिश नहीं आता। बात क्लियर हो गई ना?
तो इसका मतलब जो मान निकल के आएगा वो x के मान में आएगा या y के मान में आएगा या z के मान में। जैसे यहां मान आ गया 30x², ठीक है, तो x आएगा यहां पर, ठीक। ऐसे यहां पर 30y² आ गया, 50z² आ गया, z आ गया केवल, है ना। तो इस प्रकार मान निकल के आएंगे। क्लियर हुआ, है ना। i कैप, j कैप, k कैप कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि विभव कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, ठीक। तो यहां से जब मैं इसका मान देखूंगा तो इसका मतलब यहाँ केवल और केवल x के सापेक्ष अवकलन होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं? x के सापेक्ष, ठीक है। तो परिवर्तन जो आएगा वो केवल x के सापेक्ष। मान के चले कि यही मान है b का, ठीक है। तो यहां से ये मान अगर b का मैं रखूं तो क्या आएगा? 30x² प्लस 30y² प्लस 50z। क्लियर। तो आंशिक अवकलन का मतलब क्या हुआ कि x के सापेक्ष परिवर्तन देख रहे हैं तो केवल x में परिवर्तन होगा, इन दोनों में क्या होगा? मान 0 आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो y अक्ष के अंदर होगा ना z अक्ष के अंदर होगा। क्लियर। तो इसका मतलब यहां से ex का जो मान निकल के आएगा वो क्या आएगा? अवकलन करो इसका, तो 30 और x² का जब अवकलन करेंगे तो 2 घात आगे आ जाती है और घात में से 1 कम हो जाता है, ये तो बचेगा, और माइनस चिन्ह और चल रहा है बाहर से। और इसका अवकलन क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष 0, इसका भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -60x, ठीक है। ऐसे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे, तो वहां से किसका? केवल इसका अवकलन होगा। ऐसे z के सापेक्ष निकालेंगे तो केवल इसका अवकलन होगा। बात क्लियर हो गई, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा सॉल्व करना, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद।